हेलो। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 संघवाद। ठीक है, सभी आ गए ना बेटा क्लास में? हेलो हेलो। हाँ जी, सभी को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो संघवाद है, चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्लास 10। लेट अस स्टार्ट। पेज नंबर एनसीईआरटी बुक का 13 ओपन कीजिए। अपनी पेंसिल, रफ कॉपी और बुक, तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है बेटा, बार बार उठ के फिर इधर उधर भागते हो, आप म्यूट पे कर जाते हो, उसी समय सडनली कोई आ जाए क्लास में तो ये लगता है कि बच्चा क्लास में म्यूट करके भाग गया। उससे आपका इंप्रेशन डाउन होता है। पूरा टाइम क्लास लेते हो, 10-5 मिनट के लिए इधर उधर चले गए किसी काम से, तो वो गलत है। आप अपनी क्लास में पूरे टाइम तक बने रहिए। ओके। और म्यूट करने की जहां पर जरूरत है वहीं कीजिए। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो उस समय इसको खोल के मुझे जवाब दिया करें। आपको सुनेगा नहीं, मुझे कैसे रिस्पॉन्स दोगे आप लोग? मुझे क्या पता आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा बेटा, बताया करो आप। लेट अस रीस्टार्ट। संघवाद। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच, विभिन्न स्तर कौन से वे? केंद्रीय सरकारें, राज्य सरकारें और स्थानीय स्तर के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। कोई नई बात नहीं है कि अगर सरकारों को एक दो से ज्यादा लेवल पर बांट दिया जाए, क्योंकि इतने बड़े देश को चलाना एक अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे, यानी संघवाद क्या है। दो से ज्यादा सरकारें हो तो वहां पर कौन सी व्यवस्था है, एक हो तो कौन सी व्यवस्था है। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा की गई है, यानी संघवाद क्या है इसके बारे में बताया गया है, संघवाद के सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताया गया है, संघीय ढांचे में संविधान से संबंधित कौन कौन से प्रावधान बने हुए उसके बारे में इस चैप्टर में दिखाया गया है। संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियां और राजनीतियों का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय सरकार की चर्चा करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन दे दी है, जिस तरह से किसी भी लेसन के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। ठीक है, अब संघवाद क्या है? जब तक पहला लेसन किसी ने ध्यान से सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, दूसरा समझ में नहीं आएगा। अगर अभी भी आपको पहले लेसन से कोई प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत आई, कोई आपके टॉपिक क्लियर नहीं है, तो मुझे बताओ, पहले मैं उसको क्लियर करती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। बोलो हेलो हेलो। पहला क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ जहां से समझ में नहीं आए वहां से पूछ लेना, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है और हमारी राजनीति में आज के वर्तमान से संबंधित सारी चीजें इस चैप्टर में है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन इस लेसन से आते हैं। आइए एक बार पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। बेल्जियम और श्रीलंका का जो एग्जाम्पल दिया गया वो फर्स्ट लेसन में स्टार्टिंग में ही दिया गया है, और दोनों में किस तरह से एक समाधान निकाला गया, गृह युद्ध को टाला गया, तीसरी सरकार का गठन किया गया। बहुत से ऐसे सवाल जवाब खड़े होते हैं जो लास्ट तक चलेंगे। पूरी पॉलिटिकल में इनके एग्जाम्पल लास्ट तक चलेंगे, कोई किसी वे से कोई किसी वे से। तो आप ये मत सोचा कीजिए कि बार बार मैडम उन्हीं को उठाती है, ये चलेगा। पहले लेसन से जो शुरू हो गया वो लास्ट तक चलेगी, कोई चीजें इतनी मेन होती हैं। बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था। यानी बेल्जियम के संविधान में जो बदलाव किए गए उनमें केंद्र सरकार की शक्तियों को कम करके प्रांतीय सरकारों को कुछ शक्तियां दे दी गई। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनके पास अपनी भूमिका थी, वो अपने अधिकार थे। ये उन अधिकारों को केंद्र द्वारा ही उन्हें वो मिले हुए थे, लेकिन केंद्रीय सरकार उन्हें कभी भी वापस ले सकती थी। उनके पास ये भी अधिकार था केंद्र के पास। ऐसा नहीं कि बेल्जियम में जब ये समस्या पैदा हुई तभी
तब भी मतलब वहां पर केंद्र सरकार की पावरफुल थी, प्रांतीय सरकारें नहीं थी। केंद्र सरकार के साथ साथ प्रांतीय सरकारें भी थी, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसे अधिकार भी प्राप्त है कि वो जो शक्तियां प्रांतों को दे रही है, वो जब चाहे उनको लगे कि भाई यहाँ पर सही ढंग से काम नहीं हुआ तो वापस भी ले सकती थी। लेकिन जब से बेल्जियम की समस्या का समाधान हुआ, जब से एक स्थायी रूप से प्रांतीय सरकारों को सारी शक्तियां दी गई, जिसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। बाद में सन 93 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। संवैधानिक अधिकार कौन से होते हैं? जो संविधान में लिखित रूप में वर्णित है। संविधान क्या है? संवैधानिक संघवाद क्या है, पहले तो हम इसको समझें। संघवाद क्या है? इसी में एक चीज उठकर आती है, संवैधानिक प्रावधान, यानी संविधान के अनुसार काम करना। संविधान में जो भी नियम लिखित है उनके आधार पर किसी भी काम को करना संवैधानिक प्रावधान कहलाता है। और जहां भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं और एक शांति चाहती हैं तो उनको इसके अनुसार काम करना ही पड़ता है। अब इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें केंद्र पर निर्भर नहीं रही। कब से? 93 से सरकारों को, प्रांतीय सरकारों को भी सेम अधिकार मिले। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया? संघीय शासन व्यवस्था को। बेल्जियम में पहले एकात्मक शासन व्यवस्था थी, बाद में वहां पर संघीय शासन व्यवस्था कायम हुई। कहना क्या चाहता है राइटर? ये देखो, वो कह रहा है कि पहले भी वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था थी। एक मतलब प्रांत सरकारें थी, लेकिन केंद्र सरकार उनको चलाती थी, उनके किसी भी काम को इंटरफेयर कर सकती थी, अपने अधिकार वापस ले सकती थी, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि वहां पर एकात्मक की शासन व्यवस्था थी कि केंद्र सरकार के हाथ में ही सारी शक्तियां और अधिकार थे। लेकिन बाद में जब बेल्जियम में ये भाषा का विवाद छिड़ा, या बिना बात ये धर्म के कई जगह पर, जैसे राजधानी में बेल्जियम में ब्रुसेल्स में कई तरह के ये विवाद छिड़े, डच और फ्रेंच भाषा को लेकर, जर्मन भाषा को लेकर, तो एक गृह युद्ध को टालने की स्थिति की गई और वहां पर फ्रांस सरकार को पूरी अधिकार दे दिए गए। उसमें अब केंद्र सरकार उन अधिकारों को वापस नहीं ले सकती थी। अगर ले सकती थी तो एकात्मक शासन व्यवस्था, अगर नहीं ले सकती थी तो वहां कौन सी व्यवस्था कायम की गई? कि संघीय व्यवस्था, क्योंकि पूरी तरह से पावर किसके हाथ में आ गई? प्रांत के हाथ में। समझ गए जो मैं बताना चाहती हूँ? हेलो, एकात्मक और संघीय व्यवस्था में एक अंतर क्या होता है? ठीक है। अब व्यवहारिक रूप से श्रीलंका को देखें तो हम, ये तो थी बेल्जियम की बात, अगर श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, आज भी कितना झगड़ा हो लिया, कितनी गृह युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन वहां पर आज भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। कोई निचोड़ नहीं निकला था, कोई निष्कर्ष नहीं निकला था उस झगड़े को सुलझाने का, गृह युद्ध हुआ था और उसके बाद भी इतना मतलब भयंकर परिणाम देखने के बाद भी सरकार ने आज तक कोई सोल्यूशन नहीं दिया। आज भी वहां पर कैसी शासन व्यवस्था है? एकात्मक। बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था है, श्रीलंका में एकात्मक। बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी तरह से इन बिटवीन आते हैं। जिसे ध्यान से रीडिंग की है, ध्यान से सुना है, उसको फिर भी याद रहता है। श्रीलंका में एकात्मक। जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था हम किसको कहेंगे? इसमें केंद्र सरकार के पास समस्त अधिकार व शक्तियां होती हैं।
मेन पावर केंद्र के पास होती है। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था में श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता, अब क्या अंतर बता रहा है एकात्मक शासन व्यवस्था का अंतर, उसे क्या बताया कि केंद्र सरकार के पास पूरे अधिकार और पूरी शक्तियां होती हैं, लेकिन जहां हम संघीय शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो वहां पर संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता यानी मेन जो पावर होती है वो केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। ध्यान रखना, केंद्र ये प्राधिकरण किसको कहते हैं, केंद्र से नीचे की जो सरकार है उनको। केंद्रीय प्राधिकरण में प्रांतीय सरकारें भी आ सकती हैं, आपकी स्थानीय सरकारें भी आ सकती हैं। प्राधिकरण यानी केंद्र से नीचे की छोटी इकाइयां जो संघीय व्यवस्था में काम करती हैं, और अनुषंगिक इनको इसलिए कहा गया है कि ये केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां अधिकारों को लेकर काम कर रही हैं और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन से काम करती हैं। हालांकि जब संघवाद कायम हो जाता है तो केंद्र सरकार के अलग अधिकार क्षेत्र हैं, प्रांतों के अलग अधिकार हैं, स्थानीय सरकारों के अलग अधिकार हैं। किसी विशेष परिस्थिति में एक दूसरे की कंडीशन में वो टोकाटोकी करते हैं, अदरवाइज वो अपने काम को अपने अपने ढंग से चलाते हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए काम करती है संघीय व्यवस्था में। ये तो थी एकात्मक। एकात्मक में केंद्र सरकार के पास समस्त शक्तियां व अधिकार होते हैं। हमने इसको एकात्मक को यहां लिख लेते हैं, ठीक है, और यहां पर संघात्मक। संघात्मक में पूरे देश के लिए इसमें दो या दो से ज्यादा, किसी किसी देश में केवल केंद्र सरकार ही होती है और राज्य सरकारें होती हैं। उसे दो भी है या दो से ज्यादा है तो क्या कहलाएंगे, संघात्मक व्यवस्था। इसमें दो या दो से ज्यादा सरकारें होती हैं। ये क्या करती हैं, सत्ता के जो शासन के रोज के काम है उनको देखती हैं। सत्ता के इन स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र रहकर काम करती हैं। अपने अपने मतलब जो भी उनके अधिकार क्षेत्र है, जो भी शक्तियां हैं, वहां पर वो आजादी से काम करती हैं, बिना उनको किसी भय के, रोक टोक के या केंद्र सरकार के डर हो या किसी और चीज का डर हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन काम हो ईमानदारी से और सही तरीके से। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। देखो उसमें एक ही लेवल की सरकार है, इसमें दो भी है, दो से ज्यादा भी है। अब एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसका दूसरा पॉइंट निकलेगा क्या, इसमें एकात्मक में सरकार का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन काम करते हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था में अगर प्रांतीय सरकारें बना भी दी जाती हैं तो उन्हें केंद्र सरकार के आदेशों की पालना करनी पड़ती है। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार का कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती, वो कुछ विशेष करने के लिए उनको नहीं कह सकती, वो अपने हिसाब से चलेंगे। इसमें एकात्मक में आपको ध्यान रखना एक सरकार होती है, इसमें दो से ज्यादा सरकार होती हैं, इसमें प्रांतीय होती है, प्रांत के लेवल पर काम करती हैं,
इसमें पूरे देश के लिए काम होता है, सर्वोच्च सत्ता होती है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं, अपने अधिकार होते हैं, इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती। मान लो उसने कोई काम किया है और केंद्र सरकार उससे जवाब मांगे तो मर्जी है वो दे ना दे, क्योंकि उसके अपने अधिकार अलग है। मैं एसएस पढ़ा रही हूँ और कोई दूसरा टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, वो मुझसे कुछ पूछता है, मेरी मर्जी है कि मैं अपने सब्जेक्ट से संबंधित उसको जानकारी दूं या ना दूं। इसी तरह से अगर हमारी अच्छी ट्यूनिंग है, हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। अगर हमारी नहीं बनती तो हम अपने एक दूसरे से नहीं बताएंगे कुछ भी बात। ऐसा ही होता है केंद्र और राज्य सरकारों में। अगर आपस में परस्पर सहयोग से काम करती हैं तो वो एक दूसरे के कामों में सहयोग भी देंगी, एक दूसरे से मदद भी ले सकती हैं और दे भी सकती। अगर नहीं है तो जबरदस्ती कोई किसी के काम में अड़चन नहीं डाल सकता। केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती, दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर काम करती हैं। अब महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं क्या है संघीय ढांचे की? देखो, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। यहाँ पर इसमें 2 या 2 से ज्यादा स्तर होते हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। ध्यान दीजिए इस लाइन को, अलग अलग स्तर की नागरिक पूरे देश में तो एक ही है, चाहे वो जिला हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे देश हो। जनता तो वही है ना, जनता थोड़ी बदल गई। ये थोड़ी है कि पूरे देश में अगर केंद्र सरकार है तो कुछ लोगों को उठा लेगी, उन पे शासन करेगी। राज्य सरकार है तो वो अपने अपने राज्य के लोगों पर शासन करेंगे। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों का ध्यान रख सकती हैं, उनके अधिकार शक्तियों का ध्यान रख सकती है, शांति व्यवस्था कायम करना उनका एक काम है। लेकिन ऐसा नहीं कि राज्य सरकार बस अपने राज्य तक सीमित हो गई, उसके बाद उनका रोल खत्म हो गया और यह जनता जो उस राज्य की है बस उस राज्य की सरकार से ही मतलब रखती है, पूरे देश से उसका कुछ नहीं है, केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं। जनता पूरे देश की एक ही होती है। पंचायतें हैं तो गांव में राज कर रही है, तो गांव क्या है? भारत देश का एक हिस्सा ही तो है। राज्य क्या है? भारत देश का एक हिस्सा ही तो है। इसीलिए कहा गया है कि अलग अलग स्तर की सरकारें अपने अपने नागरिकों पर अपने अपने ढंग से शासन करती है। अगर कोई गांव में आ रहा है तो गांव के नागरिकों को संभालना पंचायत की काम है। अगर कोई राज्य और प्रांत में है तो उसको संभालना प्रांत और राज्यों के सरकारों के काम है। और पूरे देश, चाहे गांव, जिला, राज्य कुछ भी हो, सर्वोच्च संस्था केंद्र सरकार कहलाती है। तो पूरे देश की शासन व्यवस्था को संभालना केंद्र का काम है। क्लियर हो गया बेटा? ये मेन चीज है, इसको समझ लेना, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? किसी के दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि नागरिक समूह पर सारे लोग कैसे शासन करेंगे। अरे देश तो एक है, जनता तो सारे देश की पूरी एक ही है। शासन व्यवस्था को चलाने के लिए दे दिए। मान लो अपना सीआर स्कूल है, स्कूल एक ही है, मैनेजमेंट एक ही है, मैडम एक ही है, लेकिन सेक्शन बना दिए गए, क्लासें अलग कर दी गई। क्यों? क्योंकि स्कूल की व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जाए। एक एक क्लास के 4-4, 5-5 सेक्शन बना दिए गए, एक ही क्लास में पढ़ा सकते थे। पता है नहीं पढ़ाई होगी ढंग से, 100-150 बच्चे एक जगह बैठेंगे, बहुत नॉइस होगा, टीचर की सुनेंगे भी नहीं, और टीचर को भी इतने बच्चों में पता नहीं लगेगा कौन क्या बोल रहा है। एक एक बच्चे पर प्रॉपर अटेंशन दी जाए, इसलिए सभी के सेक्शन 25 से ऊपर नहीं किए गए, 25-30 से ज्यादा बच्चे नहीं रखे जाते। क्यों? क्योंकि हमें एक एक के बारे में पूरी जानकारी हो, एक एक बच्चे पर हम विशेष ध्यान दे सके। इसीलिए क्या काम बांटा गया सरकारों का कि एक एक नागरिक की समस्याओं को देखा जाए, एक एक नागरिक पर ध्यान दिया जाए। एक एक से ही तो पूरा बनेगा देश। अगर इग्नोर करेंगे तो फिर समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। एक शांति की व्यवस्था रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए पूरे देश को सही ढंग से चलाने के लिए सरकारों की व्यवस्था की गई है, ना कि देश पर मनमानी चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए। मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया है। अगर स्कूल में सेक्शन नहीं हो तो व्यवस्था एक जगह नहीं बैठा के पढ़ाई हो सकती है। पूरे स्कूल को एक जगह ही बैठाते तो कैसे पढ़ाएंगे? रोज हो जाएगा, कोई कहीं कोई कहीं। सेक्शनों को भी, पूरी पूरी क्लास को भी एक जगह नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें एक व्यवस्था कायम करनी पड़ती है। तो ये व्यवस्था है, स्कूल एक ही है, देश एक ही है, क्लास 9th ही है, 10th ही है। अगर टीचर उसमें अलग अलग ढंग से जा रहे हैं, अपने अपने काम को करवा के आ रहे हैं, तो ये बच्चे तो वही है ना, स्टूडेंट तो वही है ना। इंग्लिश वाला जा रहा है वो अपने इंग्लिश पढ़ाया, एसएस वाला गया एसएस पढ़ाया, मैथ वाला गया मैथ पढ़ाया, और कोई अदर सब्जेक्ट वाला गया, अपने अपने काम के अकॉर्डिंग जा रहा है।
लेकिन ये थोड़ी है कि उसने ये उठा लिया, भाई मैं तो इंग्लिश इन बच्चों को पढ़ाऊंगा, इंग्लिश के बाद इनका काम खत्म, ये किसी और सब्जेक्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। जिस तरह से स्टूडेंट सारे एक है, टीचर अलग अलग जाकर अपना काम करा रहे, उसी तरह से सारे देश के नागरिक एक ही समूह है, उस पर सरकारें जो हैं वो अलग अलग तरीकों से अपने अपने जो उनके काम है, अधिकार है, शक्तियां है, वो बांटे गए हैं, वो उस हिसाब से वहां जाकर अपने अपने नागरिक समूहों पर शासन करती है। मे भी क्लियर? अब तो हो गया होगा जहां तक मुझे बताइए। हाँ, अब देखिए तीसरा पॉइंट, कानून बना, इसी में ही है सेकंड में, कानून बनाने का। कानून मतलब अपने देश के नागरिकों में मान लो ज्यादा अपराध हो रहे हैं, चोरी डकैती हो रही है, या शिक्षा का सिस्टम बिगड़ गया है, अब जैसे कोरोना चल रहा था, कहीं सिलेबस को कम किया गया है, कहीं टाइम को थोड़ा सा कम किया गया, भाई कम टाइम में स्कूल लगेंगे तो फिर वो उतना सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, तो इसको भी तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं ये कौन करेगा? प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। किसके कहने से? अपने राज्य सरकारों के। अब देखो राज्यों में, अब मैं आपको कोरोना का ही एग्जांपल देती हूँ, लॉकडाउन कितने दिन बढ़ाया जाएगा, कितने कौन कौन से मार्केट इवन और ढंग से दुकानें खुलेंगी, कितना टाइम उनका होगा, राज्य ही तो कर रहा है ना, क्योंकि उसको पता है कि मेरे राज्य में कितनी परसेंटेज तक ये बढ़ा और कितना ये कवर कर रहा है, उसी को पता है। मान लो हम हरियाणा में बैठे तो हमारे हरियाणा के मंत्री को ही तो पता है, किसी दूसरे को थोड़ी पता है, राजस्थान के को थोड़ी पता है। तो वो अपने अपनी स्टेट वाइज कंडीशन को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो नियम और कानून बनाते हैं। कर वसूलना, उनको जो विभिन्न प्रकार के कर होते हैं, कर किसको कहते हैं? जैसे बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, होम टैक्स हो गया, टूल टैक्स हो गया, ये सब किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? प्रशासन के। और प्रशासन किसके कहने से काम करता है? अपनी अपनी सरकारों के। अगर कुछ नियम ऐसे जिसको केंद्र सरकार ही बनाएगी तो केंद्र सरकार बनाती है, मेन पावर तो केंद्र सरकार के पास ही है। आप देखो लॉकडाउन की व्यवस्था केंद्र सरकार से, केंद्र के मुखिया से निकलकर राज्यों के पास आती है, राज्य फिर उसको लागू करते हैं अपनी अपनी स्थिति को देखते हुए। तीसरा, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित तो होते हैं। जैसे हमें पढ़ने में ही हमारी बुक हेल्प कर रही है, हम कोई भी चीज इसकी हेल्प से करते हैं, रीडिंग करेंगे फिर समझा रहे हैं, कहीं याद करेंगे तो बुक की हेल्प से करेंगे। इसी तरह हमें क्या कर रही है बुक? हमारा पढ़ने में मार्गदर्शन कर रही है, हमारी हेल्प कर रही है। उसी तरह से संविधान देश को चलाने में जो देश के नेता हैं, बड़े हमारे जो प्रधानमंत्री है, मंत्री लोग हैं, उनको चलाने में, उनको मार्गदर्शन करने में मदद करता है कौन? संविधान। संविधान में सब चीजें लिखित रूप में लिखी गई, जैसे हमारी किताबें हैं, छोटी मोटी चीज नहीं है। संविधान लिखने में भी आपको पता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, 3 साल ही समझो पूरे, 2 दिन ही कुछ कम थे, 15-20 दिन कम होंगे, 18 दिन 12-13 दिन ही तो कम थे, 3 साल लगे। तो कितना टाइम उसको लिखने में लगा, और उससे पहले कितने टाइम उसकी प्लानिंग हुई होगी, कितनी बार किसी चीज को बनाया और हटाया गया होगा, कितनी बार विचार विमर्श हुआ होगा, सहज थोड़ी बनता है। तो फिर उस संविधान में जो चीजें लिखी गई है उनका कुछ तो इंपॉर्टेंस है, ऐसे थोड़ी लिख दिया और हटा दिया और मिटा दिया। आपके लिए इन किताबों का जितना इंपॉर्टेंस अपने एग्जाम के लिए है, उससे हजारों गुना देश को चलाने के लिए संविधान का, क्योंकि उससे पूरा देश चल रहा है, इससे हम चलते हैं। तो संविधान की एक अपनी महत्ता है, उसमें सारे संविधान से संबंधित, सरकारों से संबंधित, नागरिकों से संबंधित, या जहां भी कहीं कुछ दिक्कत आती है तो हम उसकी मदद ले सकते हैं। हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है जो संविधान है, वो हर लेवल पर, उसमें हर चीज को लिखा गया है। पर उसको ये नहीं कि मैं और आप जाए और कहते जी संविधान खोल के दिखा दो हमें, ऐसे नहीं, उसका एक प्रावधान है, उसको सर्वोच्च न्यायालय में रखा जाता है। उसको जो बड़े नेता हैं वो भी एक विधि के साथ पढ़ सकते हैं, कुछ उनके सिस्टम होते हैं, ऐसे नहीं तो फिर तो काम ही आगे नहीं बढ़ेगा, हर कोई जाएगा। जैसे एक आरटीआई का ये रूल रेगुलेशन बना दिया तो हर कोई छोटी छोटी बात के लिए पूछने लग जाता है। तो ये अधिकार कुछ बड़े लोगों तक ही सीमित है, संविधान के अधिकारों का वर्णन करना। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। कई बार क्या होता है, समय की डिमांड हो जाती है, कई बार हमें संविधान में जरूरत के अनुसार चेंज करना पड़ सकता है। जैसे आज से पहले कभी भी भ्रूण हत्या जैसे केस नहीं होते थे,
कभी भी लड़कियों को दहेज के लिए नहीं मारा जाता था, कभी भी शिक्षा के मामले में बहुत ज्यादा मतलब फर्क नहीं रखा जाता था, कभी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहा। पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, अब पढ़ाया जाता है तो उनकी सेफ्टी को लेकर चिंता बनी रहती है। तो इस तरह से संविधान में अगर लगता है कि आने वाले समय में स्थिति ज्यादा जटिल हो रही है और भाई इस चीज को चेंज करना है, तो अगर चेंज करना पड़ेगा तो उसे केंद्र सरकार के पास पावर नहीं है कि वो उसको बदल दे। हाँ जी, सबसे बड़ी सरकार है देश की, जो मन में आया उसमें चेंज कर दिया, जो जोड़ना है वो जोड़ दे, ऐसे नहीं। पूरे जब संविधान में कोई भी चेंज होगा, किसी भी नियम को बदलना है, तो एक अकेले स्तर की सरकार कभी नहीं बदल सकती, चाहे वो सर्वोच्च सरकार ही क्यों ना हो। उसको बदलने के लिए दोनों स्तर की सहमति जरूरी है। कौन से दोनों स्तर? केंद्र और राज्य। जब आपस में दोनों स्तर की सहमति होगी, विचार बनेगा, तब कोई बदलाव होगा। समय समय पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आप देखो अभी जम्मू कश्मीर में जो हमारे पहले 29 राज्य थे उनको 28 किया गया, संविधान के अनुसार ही तो बदला गया। अनुच्छेद और धाराओं में परिवर्तन होता है तो ये कोई एक अकेला आदमी थोड़ी कर सकता है, तो बहुत पहले सोचा जाता है, उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं, उसके बाद उस प्रावधान को चेंज किया जाता है। और चेंज करने के लिए भी एक अकेले स्तर की सरकार ये नहीं कि उठाए और वो चेंज कर दे, वो भी दोनों सरकारों की सहमति होनी चाहिए। देखो बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी गई है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो सुनते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने की जरूरत पड़ती है। समझ के बहुत सारी चीजें अपने आप में याद हो जाती हैं। हाँ जी, संविधान के अंदर कोई भी आपको समझ आ गया? मैंने अभी तक आपको 4 चीजें बताई। क्या? कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। संघीय व्यवस्था में दो से या तो दो सरकारें, दो स्तर की सरकारें होंगी या दो से ज्यादा। टाइम हो गया आपका 2-3 मिनट है, इसलिए मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इसको कि आपको समझ में आए। ठीक है बेटा, एक बार मोटी मोटी चीजें हम दोबारा से देख लेते हैं। संविधान में दो या दो से ज्यादा स्तर वाली सरकारें होती हैं और अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। कानून बनाने का, कर वसूलने का और प्रशासन के मामले में वो अपने अपने अधिकार क्षेत्रों का यूज कर सकती हैं। भाई राज्य किस हिसाब से कर वसूल रहे, उसको पता मेरा राज्य छोटा है बड़ा, यहाँ पर खेती बाड़ी ज्यादा होती है या कोई और व्यवसाय ज्यादा होता है, वो उसी हिसाब से कर ले सकता है, ये उसके पास अधिकार है। लेकिन शासन एक ही नागरिक समूह पर होता है। आगे विभिन्न स्तरों की जो सरकारें हैं उनके जो नियम है, जो संवैधानिक प्रावधान है वो लिखित रूप में वर्णित है, उन्हीं के अनुसार सरकारों को काम करना पड़ता है। संविधान के अनुसार ही सरकारों का हर जो स्तर है वो उसको अधिकार मिली है, उसी के मान्यता को रखते हुए उसको अस्तित्व में वो तभी अप्लाई कर सकता है जब वो संवैधानिक के अनुसार हो। उसके बाद कभी भी संविधान में प्रावधान में बदलाव करना पड़ता है, किसी नियम को जोड़ना है, किसी को हटाना है, तो अकेले एक स्तर की सरकार इसमें नहीं करेगी, इसमें दोनों सरकारें करेंगी, राज्य स्तर की भी और केंद्रीय स्तर की भी, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर बैठेंगे, तब जाकर किसी भी विचार विमर्श के बाद किसी संविधान में कोई भी चेंजमेंट होगी और लिखित रूप में होगी, बाकायदा उस पर संसद में वो विचार विमर्श के बाद लगाई जाएगी, राष्ट्रपति की मुहर उस पर होगी, तब ही वो वहां पर कानून बनेगा। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे इससे संबंधित, क्योंकि बहुत बड़ा लेसन है और बहुत अच्छा लेसन है, इसको हमने जल्दबाजी में नहीं करना, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट, और आज से वर्तमान से संबंधित सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो संघीय व्यवस्था है भारत, वो सारा ढांचा इसी प्रकार का है, तो हम इसको एक एक चीज को बहुत अच्छे ढंग से करते आगे बढ़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। सैटरडे वाले क्वेश्चंस आपने सबने लिख लिए? अगर नहीं किए हैं तो पहले फर्स्ट लेसन को कंप्लीट करना। और सॉरी, आज के लिए तो मैंने टेस्ट बोला था आपका, आपने तो किसी ने याद नहीं किया, करके लाए तैयारी? चलो, एक दिन आपकी है ना क्लास में लेके टेस्ट लूंगी, ठीक है, बता दूंगी मैं आपको जिस दिन लूंगी। और आप थोड़े से बेटा अपना काम रेगुलर रखो, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, धीरे धीरे भगवान की अनुकंपा से धीरे धीरे कवर हो गया एक करोड़, बहुत कम
आप लोगों की डेथ हो रही है, बहुत कंट्रोल में स्थिति है और भगवान करे जल्दी ही हो। बेटा बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोग चले गए हैं। हम तो सेफ थे इसलिए इस चीज को समझ नहीं पा रहे आप और हम, लेकिन जिनके घरों से जो लोग गए हैं ना उनको पता है। और भगवान ने जल्दी स्थिति को संभाल लिया कि पिछले साल की तरह बहुत लंबा नहीं चलेगा। मे भी आपके स्कूल जून में आसपास में खुल जाएंगे, तो अपना काम कंप्लीट करके रखना, ये ना हो कि फिर आप पे जाते ही लोड पड़े। ठीक है ना, जहां मैं बोल रही हूँ वो समझ गए हो, अपना काम पूरा कंप्लीट रखना। ओके बेटा, नाउ यू कैन लीव आउट द क्लास। अटेंडेंस को क्लिक करके जाना बेटा पहले। अपनी अटेंडेंस को लगा के छोड़ना ताकि कोई भी क्लास में आया है उसकी एब्सेंट ना लगे। हेलो अंशु, अंजलि कहाँ पे हो आप? आज मैंने भीड़ थे इसीलिए मैंने पहले संजना को समझाया, आज तुम दोनों हो यहाँ पे टारगेट पे। हेलो, हाँ जी बेटा लीव आउट करो क्लास, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है आपका। हेलो, ओके थैंक यू, कल मिलते हैं आपसे।